हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए हैं रूरल बैंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आई होप अभी तक आपके पेपर सारे अच्छे गए होंगे, तो ये पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए बेटा। कई बार होता है बच्चे बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं और फिर उनको नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, फिर वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर वीडियो अपलोड कर दो, जबकि वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं किया है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, रूरल इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें गाइस पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय रूरल इकोनॉमी? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्री। रूरल इकोनॉमी क्या है? रूरल का मतलब होता है बेटा ग्रामीण, मतलब जो गांव का इलाका है, उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, गांव में डेवलपमेंट इकोनॉमी कैसी है, और रूरल डेवलपमेंट जो हो रहा है गांव में, जो इकोनॉमी है, उससे पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, वो बूस्ट होती है या नहीं होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। सिंपल सी बात है बेटा। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल चांस है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ऐसा के ऐसा ही पूछ लेंगे। अगर आप सिग्निफिकेंस याद कर रहे हो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ डिस्टिंग्विश रूरल इकोनॉमी एंड अर्बन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपको रूरल इकोनॉमी मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अर्बन इकोनॉमी मतलब शहरी अर्थव्यवस्था में अंतर बताना पड़ेगा। बेटा शहर में हम सब लोग रहते हैं, विलेज में भी हम कहीं ना कहीं गए हैं, हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स रहते होंगे, रिलेटिव रहते होंगे। देखो मैं तो गया हूँ, आपका पता नहीं। तो गांव का इलाका, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का डेवलपमेंट हमारे यहाँ से काफ़ी अलग है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अलग है। गांव में जो है बेटा उनकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर होता है, या फिर और बात कर लें तो हम बात करते हैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है, ये सब भी होता है। फल फ्रूट उगाना या जानवरों को पालना, ब्रीडिंग वगैरह करवाना, ये सब चीज़ें उसमें होती है बेटा। डेयरी फार्मिंग, ये वहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स है। अर्बन इकोनॉमी, शहरों में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। अर्बन इकोनॉमी में ज़्यादातर या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर हमारे सर्विस सेक्टर काम करते हैं, और गाँव में नॉर्मली हमारे प्राइमरी सेक्टर्स ज़्यादा वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डज द इंडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रूरल इकोनॉमी, गांव की अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने जस्ट अभी पहले बताया आपको, रूरल इकोनॉमी जो होती है वो पूरी तरीके से बेस्ड होती है प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र पे, और प्राथमिक क्षेत्र सारे नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं। चाहे फिशिंग ले लो, चाहे माइनिंग ले लो, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, ये सब हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली। फिशिंग भी वहीं से यूज़ होती है, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर सब वहीं पे आते हैं। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर होंगे तब जाके रूरल इकोनॉमी बूस्ट करती है, अदरवाइज नहीं कर पाती है। इसमें एक टॉपिक और है बेटा, चैलेंजेस फेस बाय रूरल इकोनॉमी एंड हाउ टू ओवरकम। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, रूरल इकोनॉमी, उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। जैसे सबसे बड़ा आपको पता होगा, एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ पूरा मानसून पर डिपेंड करता है। मानसून हमारे हाथ में नहीं, कभी मानसून अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है तो पूरी फसलें ख़राब हो जाती है, कई बार एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है तो उसकी वजह से भी फसलें ख़राब हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करना पड़ते हैं हर बार, और उसको कैसे ओवरकम करना है इसके बारे में आपको लिखना है। कि जैसे पहले से ही नालियाँ वगैरह बना के रखो ताकि बारिश का पानी निकल सके, प्रॉपर शेडिंग वगैरह का सिस्टम तैयार करके रख सको, उस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है बेटा, रूरल फाइनेंस। गांव में फाइनेंस का ज़रूरत तो बेटा शहरों में भी है, गांव में भी, हर जगह पे है। तो फाइनेंस का, पैसों का क्या संबंध है बेटा? देखो, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में रूरल और अर्बन दोनों को साथ में चलना पड़ता है। गाँव के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है तो फाइनेंस चाहिए आपको। तो एक डिफरेंस है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। इंडिया में जो क्रेडिट मिलता है कौन सा जो है बेटा, इसको औपचारिक अनौपचारिक भी पढ़ सकते हैं अपन। जैसे गांव में अगर उनको लोन चाहिए होता है तो या तो वो बैंक के पास जाते हैं, कई बार गांव में बैंक ही नहीं है या किसानों को बैंक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर वो मनी लेंडर, जिनको ज़मींदार वगैरह बोलते हैं, उनके पास जाते हैं और अपनी ज़मीन गिरवी रख के
लोन ले लेते हैं, और अगर जब कर्जा नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीन चली जाती है। इसको डेट ट्रैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, डिफाइन फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट आर द मेजर बैरियर्स टू रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेटा सिंपल सा मतलब होता है कि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, ताकि उनके पास वो सारे फॉर्मल सोर्सेज हों जहाँ से वो लोन वगैरह ले सके, उनके काम कर सके अच्छे ढंग से। उनको वो सारी चीज़ अवेलेबल करवाना जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए तभी काम होगा जब वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे। कई बार क्या होता है बेटा, फार्मर जो होता है ना, उसको फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिलता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ से उनको लोन मिलना चाहिए। कई बार पेपर कंप्लीट नहीं होते, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, या फिर और कोई इशू होता है, उनको बैंक के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो फिर वो मनी लेंडर के पास फंस जाते हैं। मनी लेंडर होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार हो गए, इनको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो जब वो इनके पास जाते हैं तो वो इनसे ज़मीन का पेपर रखवा लेते हैं, कहीं भी अंगूठा लगवा लेते हैं, और मन चाहा उनसे इंटरेस्ट वसूल करते हैं। वो कभी भी अगर ये इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं या कभी लेट हो जाते हैं तो धीरे धीरे इनके सामान लेते जाते हैं, और एक बार ऐसा भी आ जाता है कि इनकी पूरी ज़मीन लेके इन्हीं से वहाँ मजदूरी भी करवाई जाती है। तो बेटा इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन और फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। बेटा यूनिट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन और भी, लेकिन हम यूनिट 2 पे आ जाते हैं, इतना सफिशिएंट है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। सबसे पहला बेटा, व्हाट आर रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, हर साल आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ की एग्जाम होती है। रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं बेटा, गांव ग्रामीण इलाकों में होते हैं बेटा। इनका मकसद होता है पहले वही फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि गांव के लोगों को भी बैंकिंग फाइनेंस की सर्विस मिल सके, वो भी प्रॉपर अपना अमाउंट बैंक में जमा कर सके, टाइम आने पे बैंक से लोन ले सके, सब चीज़ें उनको मिलती है। और ये फंक्शन इन द एग्रीकल्चर फाइनेंस। गांव के लोगों को, जैसे मान लो कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती है जो बैंक के थ्रू हम इनरोल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करना, है ना। आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सुना होगा, है ना। एक मेरा खाता भाग्य विधाता करके भी है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है, सब कहीं ना कहीं इधर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द माइक्रो फाइनेंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन द रूरल इकोनॉमी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी होते हैं बेटा जो छोटे मोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि गांव के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा बेटा एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको हम एसएचजी बोलते हैं। गांव के लोग जो होते हैं 15-20 लोग, छोटी मोटी अपनी इनकम को बचा के वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं बेटा। एक तरीके से आपने सुना होगा कि महिलाएं आजकल मोहल्ले में वो बीसी में पैसा लगाती है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा किटीज़ वगैरह करती है, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है गाँव में, किटीज़ नहीं बोलेंगे उसको। तो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं गांव के, छोटी मोटी सेविंग अपनी इकट्ठा करते हैं, उससे एक दूसरे की हेल्प करते हैं उससे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। खास करके इसमें ग्रामीण महिलाएं वगैरह होती हैं जो ज़रूरत आने पे जो उनको ज़रूरत का सामान चाहिए होता है वो इस ग्रुप की मदद से वो ले पाती हैं, और इनका मेन मकसद होता है छोटी मोटी सेविंग करना, ताकि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ये जो आपको बताया मैंने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी के ज़माने में भी ज़रूरी है। बहुत बार पेपर में आ रहा है इसके बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग का भी आ गया तो आप मन से लिख सकते हो, सिर्फ एक बार रीड कर लेना है इसको। मोबाइल बैंकिंग जो हम ही सभी करते हैं, ऑनलाइन पेटीएम वगैरह सब करना। गांव में भी बेटा आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज वगैरह आ जाते हैं, मोबाइल से भी वो अपना डाटा चेक कर सकते हैं, बैंक की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आजकल हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो वो अब इशू नहीं रहा है बेटा। गांव में सबसे बड़ा जो बैंक होता है बेटा गांव के लिए होता है नाबार्ड। ये गांव मतलब जो डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट उनके लिए बना है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सके। नाबार्ड जो है, जैसे हमारा आरबीआई है ना, वैसे ही नाबार्ड अपेक्स बैंक है फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो बेटा। आपने बैंकिंग सेक्टर जो भी चूज़ करा है अपने एडिशनल में, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारा है, आने को तो इनफाइनाइट क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको स्टडी करके, और जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आना चाहिए वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। आप इनको एक बार अच्छे से प्रॉपर पढ़ के नोट्स अपनी शॉर्ट में बना के एक बार सुबह भी पढ़ जाना, काम हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, चैलेंज फेस बाय कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट। जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा यूनिट 3 आपके पास, एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक। बेटा रूरल बैंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप है आपका जो सिलेबस है। तो रूरल बैंकिंग तो अभी हमने पढ़ा है, अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है बेटा। एंटरप्रेन्योरशिप का
एक अलग सब्जेक्ट है इसका, एक अलग पेपर होता है। सोचो आपके दो बड़े बड़े सब्जेक्ट मिक्स करके पेपर बना है, तो इसमें थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि बेटा मैं तो प्रेफर ही नहीं करता हूँ, मैं आप मेरी जितनी वीडियोस देखी होंगी, मैं आपको पर यूनिट 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुई तो 4 क्वेश्चन, उससे ऊपर क्वेश्चन देते ही नहीं याद करने के लिए। पर ये सब्जेक्ट है ही इतना बड़ा और सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा आपको देना पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए। डिफाइन एंटरप्रेन्योर, व्हाट द रोल्स प्लेड इन द एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योर कौन व्यक्ति होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है, इसको उद्यमी बोलते हैं हिंदी में, जो रिस्क लेता है, इनोवेशन करता है, कुछ नया काम करता है, कुछ नया बनाता है। आजकल के युवाओं में एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत क्रेज़ है। एंटरप्रेन्योर वो नहीं होते कि जो बनी बनाई इंडस्ट्री से उनसे सामान ला के बेच रहे, वो तो बिजनेसमैन होते बेटा। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो खुद कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, खुद कुछ नया इनोवेशन करते हैं मार्केट में, खुद कुछ चीज़ें ला के बेचते हैं, खुद ने कुछ नया आइडिया बनाया, अपना नया थॉट बनाया, उसने कुछ इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट बनाया, फिर सेल करा उसको, वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये आज की सोसाइटी में डेवलपमेंट का मेन रीज़न है कि अधिकांश लोग अब एंटरप्रेन्योर सेक्टर में जा रहे हैं। बेटा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे आइडियल एंटरप्रेन्योर के या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। तो ध्यान रखना, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेटिव हो, अपने ऊपर ट्रस्ट हो, विजनरी हो, डिसिप्लिन्ड हो, डिटरमाइंड हो, है ना, कभी हार ना माने, पॉजिटिव अप्रोच वाला हो। ये होता है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी। आप और भी मन से लिख सकते हो। ये जो मैंने बताया आपको, एंटरप्रेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। उसी से एंटरप्रेन्योर बनता है। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो बेटा, आप सिर्फ बिजनेसमैन हो, सिंपल दुकान वाले, सामान खरीदने बेचने वाले। एंटरप्रेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना नया कर सकते हो। जैसे कि अब बल्ब बने हुए हैं, आपने देखा था पहले वो 100 वाट वाला, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, येलोइश लाइट वाला बल्ब रहता था। अब इनोवेट कर करके एलईडी बल्ब आ गए हैं। अब इसमें भी इनोवेशन आ गया, एलईडी बल्ब में भी और ज़्यादा अलग टाइप के बल्ब आने लग गए हैं, वॉल में फिट होने वाले बल्ब भी आते हैं, ऐसे अलग अलग वेराइटीज़। तो इनोवेशन कहीं ना कहीं आ रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, ट्रेडिशनल रूरल एंटरप्राइज और मॉडर्न रूरल एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल रूरल एंटरप्राइज, दोनों रूरल है बेटा। एक ट्रेडिशनल जो पुरानी अप्रोच फॉलो करता है, एक मॉडर्न जो नई अप्रोच फॉलो करता है ना। बच्चे कई बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं, कुछ भी लिख देते फिर एक ही क्वेश्चन। ये दोनों डिफरेंस इससे इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है बेटा? माइक्रो और स्मॉल में नॉर्मली इनके काम का, इनके बजट का डिफरेंस होता है। आप एक बार वो अच्छे से पढ़ लेना, छोटा सा चार्ट बना लेना, काम हो जाएगा आपका। यही पे अगला टॉपिक है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। बेटा क्या होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कैसे काम करता है? देखो, हर एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने के पहले उसका माइंड सेट वैसा होना चाहिए कि वो रिस्क ले सके, वो इनोवेशन कर सके। देखो, जहाँ पर रिस्क होता है वहीं पे रिवॉर्ड होता है। अगर आपका माइंड सेट वीक है, एंटरप्रेन्योर माइंड सेट आपका अच्छा नहीं है, तो आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपका माइंड सेट वैसा होना चाहिए, आप में अंदर से मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ नया करना है। बार बार भी फेल हो रहे हो तब भी आपको परफॉर्म करना है, ऐसा आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए बेटा। ये भी पूछ सकते हैं, इंस्ट्रिक्ट और एक्सट्रिक्ट मोटिवेशन, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर के लिए की होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर खुद से मोटिवेटेड नहीं, तो लोग डिमोटिवेट करने के लिए बैठे ही हैं। कुछ भी आप नया करो, इनोवेटिव करो, जो आपके घर में किसी ने नहीं कराओ, परिवार में किसी ने नहीं कराओ, तुरंत लोग डिमोटिवेट कर देंगे। बेटा कभी करा तूने? तेरे पापा ने करा कभी ये काम? सीधे यही बोलते हैं ना हमारे यहाँ। इंदौर में तो खतरनाक है, पायलट सीधे बोल देते हैं, बैठ जा भाई साइड में, तैसे नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग माइंडसेट होना चाहिए इसके लिए। इसे बेटा ये आइडियल स्क्रीनिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जब वो आइडिया सोचता है कि मुझे ये काम करना है, एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जो बाकियों से अलग हो, या आपको लगे फ्यूचर में इसमें स्कोप है, या अभी कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसका आप सॉल्यूशन ला सकते हो। फिर उसको स्कैन करना ज़रूरी है, आपको इसको स्क्रीनिंग करना है कि वाकई में जो आप आइडिया सोच रहे हो ये अभी सूटेबल है या नहीं, इसको अभी अगर आप लेकर आओगे तो काम करेगा या नहीं करेगा, या उस प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं बेटा, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। वो एनालिसिस करते हैं कि आज प्रॉब्लम क्या है, वो अपना आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर उसको स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है कि क्या ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4, बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लान तो बेटा आपको पता ही है क्या होता है, स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस में तो प्लान ही सब कुछ है ना। बिजनेस शुरू करने के पहले कौन सा बिजनेस शुरू करें, रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आएँ, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कैसे बनवाएं,
उसके लिए कितना वर्कर लगेगा, लेबर लगेगा, इंडस्ट्रीज़ लगेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगेगी, फिर उसको आपको फैक्ट्री से गोडाउन तक लाना है, फिर गोडाउन से शॉप पे लाना है, फिर सेल करवाना है, कौन सा एरिया टारगेट करना है, कहाँ पर आप शॉप खोलोगे, वहाँ से कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे, सब बिजनेस प्लान के अंदर आता है। अगला बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्सेज इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। निकले रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास आज प्रॉब्लम क्या है, आइडिया हमारे पास भी, बिजनेस हमारे पास भी, लेकिन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। तो एंटरप्रेन्योर की सक्सेस होने के लिए जो रिसोर्स है, साधन है उनका, वो प्रॉपर मोबिलाइज कर पा रहा है, प्रॉपर यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, सही तरीके से सही जगह पे अगर वो फाइनेंस को यूज़ नहीं करेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि वो अपने बिजनेस आइडिया को, बिजनेस प्लान को पहले इवेल्युएट करे, उसकी जांच करे, चेक करे, तभी जाके वो अपने रिसोर्स को सही यूज़ कर पाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस बाय रूरल मार्केटर वाइल प्रमोटिंग प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज। कई बार होता है बेटा कि जो रूरल व्यक्तिज होते हैं गाँव के अंदर, उनके पास हमको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, जो मार्केटर है उनको, क्योंकि गांव के एरिया में पहली बात तो बेटा बहुत इशू होता है कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। उनकी मेंटेलिटी हमसे काफ़ी अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट हमसे अलग होती है, हम शहरों वालों की अलग प्रॉब्लम है। गांव में कई बार अभी भी बहुत से गांव ऐसे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, तो वो इतनी गर्मी भी सर्वाइव करते हैं आसानी से, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि वहाँ पे गुड्स प्रमोट कैसे करें, है ना, क्या चीज़ें उनको चाहिए और कैसे वो उन चीज़ों को कन्विंस करें ताकि वो चीज़ खरीद पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूरल मार्केट में, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मीडिया, कम्युनिटी। बेटा इन पे शॉर्ट नोट एक बार पढ़ लेना, इतना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, पर देखो ब्रांडिंग और पैकेजिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। आजकल जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ब्रांड नेम से ही खरीदते हैं, है ना। और पैकेजिंग, कोई भी सामान को स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए पैकेजिंग होती है बेटा। लेबलिंग करने के लिए पैकेजिंग होती है। मीडिया कम्युनिकेशन चैनल ज़रूरी है ताकि रूरल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए ताकि जगह जगह जाके गाँव में डिलीवर कर सके दूर दूर चीज़ों को। ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए भाई, गाँव में कई बार ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम, रोड नहीं होता, ट्रांसपोर्ट क्या होंगे, तो ये इशू भी कई बार गाँव में आ जाता है बेटा। एक टॉपिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ऐसा होता है बेटा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को ठीक तरीके से परफॉर्म करना है, रूरल डेवलपमेंट सही होना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल, ताकि रिसोर्सेज डैमेज ना हो। ये आ गए हम यूनिट 5 में, गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम लेके ये गांव को प्रमोट करने के, पहले इनका तो ऑब्जेक्ट पढ़ लो आप कि गवर्नमेंट स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो गवर्नमेंट स्कीम का मेन एक गोल है कि गांव को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आप देखते हो किसानों के लिए अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा करने के लिए फेयर वगैरह मेले में वो प्रोडक्ट भी लाते हैं बेचने के लिए, और किसानों के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स तो चल रही है बहुत सारी बेटा। अब ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनका आपको मेंशन किया है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, है ना, दीन दयाल अंत्योदय अन्न योजना, मुद्रा योजना। इन सारी योजनाओं के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। पहला तो ये स्टार्ट कब हुई, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्टिंग डेट, ऑब्जेक्ट। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुई ये भी ध्यान रखना कि पहली बार ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किसने की स्टार्ट, इनाग्रेशन किसने करा, इसका इनाग्रेशन किसने करा, मतलब इसकी ओपनिंग वगैरह किसने करी थी, किसने ये इस स्कीम की घोषणा करी थी। तो आपको स्टार्टिंग डेट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, कुछ कुछ स्कीम की डेट भी होती है कि ये इतने सालों तक की चलेगी, तो अगर उसका ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन भी ध्यान रखना है कि ये स्कीम कब चालू हुई, कब तक चलेगी। बस इतने छोटे 4 की पॉइंटर्स बना लो आप, ज़्यादा स्कीम को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी पढ़ोगे कम पड़ेगा आपको। तो इसके लिए स्टार्ट कब हुई, कब तक चलेगी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ किया था, इतना ध्यान रखना है आपको। आप इसके की पॉइंटर्स बना लेना। एक एनजीओ के बारे में पढ़ के रख लेना अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि एनजीओ का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर लिख सको। एक बार एनजीओ वाला टॉपिक रीड कर लेना। एनजीओ प्रमोट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन रूरल कम्युनिटी। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है
ये शहरों और गाँव सब जगह काम करती है। इनका मेन मकसद होता है कि जहाँ पर लोगों को वेलफेयर नहीं मिल पा रहा है या जहाँ पर उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए काम करती है, जस्टिस वगैरह दिलाने का, या पब्लिक को उनकी वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है या उनको उसके बारे में पता नहीं, तो उसके लिए एनजीओस काम करते हैं। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि सारे लोगों को जो जो चीज़ें मिलना चाहिए वो मिल सकें। अभी अगला टॉपिक तो सक्सेसफुल स्टोरी है बेटा। अब इसमें तो क्या यार, कुछ भी आ सकता है। जैसे अमूल इंटरप्राइज के बारे में, लिज्जत पापड़ के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। सक्सेसफुल स्टोरी तो देखो ये आप स्किप कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप छोड़ दो भले ही। अमूल के बारे में थोड़ा सा एक बार वही शॉर्ट नोट जान लो कि किसने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी, क्या काम करता है। लिज्जत पापड़ का भी सेम है, कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कितने करोड़ का टर्नओवर है आज, इतना थोड़ा सा पढ़ लो बस। ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है इसके बारे में। बस छोटा सा आप गूगल पे टाइप कर लोगे, विकीपीडिया ऐसा मिल जाएगा आपको। इसका फाउंडर कौन है, कब बना है, आज ये कहाँ पर रन करता है, कितनी शहरों में, कितने गाँव में रन करता है, कितने कंट्रीज़ में रन करता है, और इसका टोटल एस्टिमेटेड बजट कितना है या टर्नओवर कितना है, इतना पढ़ लो, बाकी बहुत है। हाँ बेटा, ये सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड के लिए बेयरफुट कॉलेज कैसे प्रमोट करता है, इसका रोल क्या है, वो आपको लिखना है। ये आ सकता है, थोड़ा सा अलग है। फिर बात वही आ रहा है, वैसे मनसुख भाई प्रजापति, ये सब बहुत सारी चीज़ आ रही है यार। इतना ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे, तो पहले जो उतने मैंने क्वेश्चन इसके पहले बताया उनको तैयार कर लो। फिर भी अगर टाइम मिले तो एक बार इनको रीड कर लेना। एक ये पढ़ लेना, की स्टेप्स इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गाइज ये थे आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप खुद देखो कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस दे के रखे हैं आपको, उसमें से मैंने आपको बहुत कम करवा दिए हैं, और जो मैंने करवाए हैं अगर आपको वो भी ज़्यादा लगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि आपका ये सिलेबस ही इतना ज़्यादा बड़ा है, और इतने बड़े सिलेबस में इतने सारे क्वेश्चंस हैं और सारे ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पूरा याद नहीं हो रहा, आपको सिर्फ की पॉइंटर्स बना लो, क्योंकि देखो इसमें भी कहीं ना कहीं आप मन से लिख सकते हो। जैसे एंटरप्रेन्योर के बारे में आ गया, तो अगर आपने एंटरप्रेन्योर का एक बड़ा क्वेश्चन याद करा है और बाकी के पॉइंट्स याद है, तो आप अच्छे से रेफरेंस लेके लिख सकते हो। सेम रूरल बैंकिंग में भी अगर आपने रूरल बैंकिंग क्या है वो पढ़ के रखा है, तो उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। सेम आपने लोन या फाइनेंस के बारे में याद करा तो उसके बारे में लिख सकते हो अच्छे से। तो इस तरीके से इस पेपर को अप्रोच करोगे तो ये पेपर भी अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।